वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा स्टार्ट करेंगे विद द रिवीजन ऑफ नेशनल इनकम विच इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है एक इसमें से न्यूमेरिकल पक्का आना है, ठीक है, जो कि 6 नंबर में आपके पास ऑप्शन में होएगा ही होएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं, दो पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, कई बार ऑप्शन में भी आ सकता है आपके पास, एंड उसके बाद आपके पास इसमें थ्योरी के भी बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली केस स्टडीज बनती हैं इसमें से कि अगर ये बंदा यहाँ पे रह रहा है, ये है, तो उसके लिए आपको कुछ लॉजिक्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने बहुत बेसिक चीज से कि हमारे पास 5 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। 5 सेक्टर्स में हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर कौन है? जिसके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी जगह पे एक है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या है? चीजों को बनाना। हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है? चीजों को खाना, कंजम्पशन करना। प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना, ओके। गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर, बेसिकली टैक्सेस लगाना, सब्सिडी देना, ओके। एंड मेनी ट्रांसफर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर। देन फाइनेंशियल सेक्टर, मैं इसमें डायरेक्टली पहले फाइनेंशियल सेक्टर लूंगी बेटा, अगर हम इसको सीरियल वाइज लेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हो लाइक दिस। कारण है, देखो फाइनेंशियल सेक्टर कौन होता है? फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है उस तक पहुंचाने के लिए, जिसको पैसा आगे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। बैंकिंग सेक्टर एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर, या अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो बैंकिंग सेक्टर इंटरमीडिएरी है हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर के बीच का। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पैसे लेन देन में आपस में डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते हैं, उसमें एक बंदा होता है, एक सेक्टर होता है, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। ये जो 4 सेक्टर्स मैंने पहले अभी बात की, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स अगर आपका देश बंद है, वो बाहर वाले देशों के साथ डील नहीं करता। अगर आपकी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है, देन आपके पास एक्सटर्नल सेक्टर भी होगा, एंड इसको हम रो के नाम से जानते हैं, विच इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैम हम क्यों पढ़ रहे हैं 5 सेक्टर्स के बारे में? क्योंकि जो नेशनल इनकम आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको अलग अलग सेक्टर्स की इनकम चाहिए होती है, ठीक है। उसमें एक और चीज क्या होती है, आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर तक फ्लो गया है, कहाँ पे इनकम जनरेट होएगी। जैसे आपको इतना तो पता है कि 3 मेथड्स हम लोग करते हैं, प्रोडक्शन मेथड करते हो, इनकम मेथड करते हो, एक्सपेंडिचर मेथड करते हो, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इनकम। अब फ्लो करने के लिए आमने सामने कोई होना चाहिए, फ्लो अकेले में तो चलेगा नहीं। अब आमने सामने कौन है, कौन से सेक्टर्स में ये मूवमेंट्स हो रही हैं, वेदर इट इज अ मूवमेंट ऑफ मनी, वेदर इट इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसलिए हम ये सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं कि फ्लोज में ये क्या बात करता है। अब फ्लोज में सबसे पहले अगर मैं सिंपलेस्ट फ्लो लेके चलूं तो दैट इज ऑफ, इधर आता है हाउस होल्ड सेक्टर एंड इधर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। जो सबसे पहला फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जाता है, दैट इज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब हम टेक्निकल नेम यूज कर सकते हैं शुरू में, क्योंकि आपको पता तो है ही कि ये क्या है। अब ये वो सर्विसेज हैं जो फैक्टर की तरह काम करेंगी, पहले तो ये समझना है। ये वो सर्विसेज हैं जो फैक्टर की तरह काम करेंगी। इसको मैंने क्यों बोला कि ये फैक्टर की तरह काम करेंगी? क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। जो भी चीजें प्रोडक्शन में कुछ बनाने में हेल्प करती हैं उसको हम फैक्टर का नाम देते हैं। जो आलतू फालतू के, मतलब हाँ मैं सर्विस दे रही हूँ बट ये कोई प्रोडक्शन नहीं करेगी, तो वो फैक्टर सर्विसेज में नहीं आएगी, वो ट्रांसफर में आएगी। बात समझ रहे हो? क्या बोला? मेरे से आपकी तरफ कुछ जा रहा है और आपने उस चीज को यूज करना है कुछ बनाने के लिए, तो मैं वर्ड यूज करूंगी फैक्टर, अदरवाइज मैं फैक्टर वर्ड यूज नहीं करूंगी। और इन फैक्टर सर्विसेज में बेटा 4 फैक्टर सर्विसेज आपकी आएंगी, एंड दे विल बी, कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होंगी आपकी? आप बोलोगे कि कोई बंदा अपनी लैंड देगा रेंट पे,
कोई बंदा अपनी लेबर सर्विसेज देगा टू अर्न वेजेस, कोई बंदा कैपिटल देगा टू अर्न इंटरेस्ट, एंड कोई बंदा एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए भी उसको अपनी पोजीशन तो चेंज करनी पड़ेगी ना। हाउस होल्ड सेक्टर में रह के आप एंटरप्रेन्योर की तरह काम नहीं कर सकते हैं। बंदा सेम है। मैंने अपने लेक्चर्स में शुरू में यही बात क्लियर की हुई है कि आप ये मत समझिएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर के अलग बंदे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर के अलग बंदे हैं। दीज आर ओनली रोल्स जो तुम्हें हाउस होल्ड सेक्टर में डाल देते हैं एंड तुम्हें प्रोड्यूसर सेक्टर में डाल देते हैं। मैं हूं, ठीक है, आप मेरी एग्जाम्पल लीजिए, एक पर्सन हूं, ठीक है, अगर मैं इस क्लासरूम में खड़ के आपको पढ़ा रही हूं तो मैं यहां पे प्रोड्यूसर हूं। मैं अपने घर पे चली जाऊंगी, अब घर पे मैं थोड़ी आपको पढ़ाऊंगी, घर पे तो मेरा काम क्या होएगा, चीजों को कंज्यूम करना, किसी और की बनाई हुई चीजों को यूज करना। बंदा तो सेम है लेकिन रोल चेंज हो गया। वेदर आई एम डूइंग कंजम्पशन और वेदर आई एम डूइंग प्रोडक्शन, ये फर्क पड़ता है। अब अगर मैं घर पे थी तो मैं हाउस होल्ड सेक्टर में काउंट हो रही थी एंड आई वांट टू एक्ट एज अ टीचर, मेरे को अपनी जगह बदलनी पड़ी या नहीं बदलनी पड़ी, मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए आई या नहीं आई, यही तो है मूवमेंट। ओके, गीतेश सर क्या करते हैं, घर पे बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर तो है ना वो, तो क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज घर से चला रहे हैं? नो, उनको अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ती है, उनको अपना रोल लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। सो एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट कर रहे हो और उसमें वो क्या अर्न करता है, प्रॉफिट। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है, यस और नो? ओके, फिर इसके बाद अगर हम जाएं कि प्रोड्यूसर भाई इन सर्विसेज का क्या करता है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन करेगा। किसकी प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की। मैम घपला हो गया, क्या घपला हो गया? मैम यहां भी आपने सर्विसेज वर्ड यूज किया, मैम यहां भी आपने सर्विसेज वर्ड यूज किया, मैम फर्क क्या है? जो तुम ऊपर सर्विसेज वर्ड यूज कर रहे हो दैट इज इनपुट, दैट आर नॉट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो फाइनल सर्विसेज थोड़ी है, वो तो तुम सर्विस दे रहे हो कि कुछ बन के आए, और ये जो सर्विस है ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है दोनों में सर्विसेज। लेकिन जब सर्विस के साथ फैक्टर वर्ड जुड़ जाएगा तो वो इनपुट है, सर्विस वर्ड अकेला आएगा तो वो आउटपुट है, ये फर्क है, ठीक है? ओके, अब जब ये प्रोडक्शन हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की और जब ये फैक्टर सर्विसेज दे दी, आप लोग हाउस होल्ड सेक्टर हो, मैं प्रोड्यूसर सेक्टर हूं, आप लोगों ने मेरे को अपनी सर्विसेज दी टू प्रोड्यूस समथिंग, आप मेरे से क्या मांगोगे? आप मेरे से पैसे मांगोगे, विच इज फैक्टर इनकम और पेमेंट, वन एंड द सेम थिंग। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी जो पे कर रहा है फैक्टर पेमेंट, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दैट सेम अमाउंट इज फैक्टर इनकम। ठीक हो गया। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, इसने पैसा कमा लिया, इसके पास इनकम आ गई। अब ये इनकम को अपने पास रखेगा नहीं क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? अब क्या होगा, अब ये प्रोड्यूसर कहता है हाउस होल्ड को कि यार मेरे पास ये गुड्स एंड सर्विसेज बने पड़े हैं, तो ये प्रोड्यूसर इन हाउस होल्ड को ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर देगा और इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड इनको क्या करेगा? यस, आपको टेक्निकल नेम्स यहां पे याद करने हैं। कंजम्पशन, नॉट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करता है। एच क्या करता है? एच क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी विच इज डिनोटेड बाय सी, एडीएस भी थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो, सी प्लस आई करते हो ना। तो सी किसका कंपोनेंट होता है? हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड का। इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट होता है? प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर के लिए थोड़ी कर रहे हो। हेंस योर फर्स्ट फ्लो चार्ट इज कंप्लीट एंड यही सारी चीजों का बेस है। इसमें आप जितनी मर्जी एडिशंस करते रहो बट ये सब चीजों का बेस है। ये बेस क्यों है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज एंड व्हाट आर फैक्टर पेमेंट एंड इनकम। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, ठीक है? मैंने अभी बताया प्रोडक्शन के रिलेटेड जब भी आप सर्विसेज दोगे तो फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन के रिलेटेड ही जब पेमेंट या इनकम होगी तो दैट इज फैक्टर इनकम। एल्स अगर वन साइडेड होगा दैट आर ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है जी, एक चीज क्लियर हो जाती है। दूसरा, इसमें फ्लो दिख रहा है आपको, दिस इज अ सर्कुलर फ्लो। मैम इसका नाम अकेला फ्लो भी रख सकते थे,
इसका नाम सर्कुलर फ्लो क्यों रखा, चलो बताओ। ये कंटिन्यूटी में चलता है। सर्कल आप उस चीज के लिए बोलते हो जिसका ना एंड पता हो ना शुरुआत पता हो, ठीक है। अब ये चलता जाएगा। आप बोलोगे कि हाउस होल्ड ने डिमांड की, ठीक है, उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज बिके, उसने खर्चा किया, क्या एक बार होके ये रुक जाएगा? नहीं, ये बार बार होएगा। जब ये एक बार होएगा, दूसरी बार भी मूवमेंट होगी, तीसरी बार मूवमेंट होगी, और ये चलता जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज सर्कुलर फ्लो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इस फ्लो में दो तरीके के फ्लोज हैं। इसी फ्लो में दो तरीके के फ्लोज हैं, वन इज रियल फ्लो एंड अदर इज मनी फ्लो। जो तो पैसे के रिलेटेड फ्लोज हैं। कौन कौन से आपके पैसे के रिलेटेड फ्लोज? एक ये वाला और एक ये वाला, दो, जिसमें पैसा इधर से उधर जा रहा है, तब क्या होगा? मनी फ्लो। एल्स देन मनी फ्लो, एवरी फ्लो इज काउंटिंग इन रियल फ्लो। दैट्स इट, ठीक है। फिर अगर आप इसी सर्कुलर फ्लो की बात करोगे, विच इज नोन एज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इसी से आपके 3 फेजेस आते हैं नेशनल इनकम के, ठीक है। और वो क्या आता है, ये बोलता है, अगर मैं बात करूं 3 फेजेस, तो उसके लिए यहाँ पे है हाउस होल्ड एंड यहाँ पे है प्रोड्यूसर। नाउ विल टॉक इन मनी टर्म्स कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको सर्विसेज दी वर्थ ₹1000, सर्विसेज दी वर्थ ₹1000। सर्विसेज समझते हो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपए का काम हुआ है। 1000 रुपए का काम हुआ तो प्रोड्यूसर ने कितने के गुड्स बनाए होंगे या सर्विसेज कितने की बनाई होंगी? 1000 की। 1000 इज ओनली वैल्यू एडिशन। हो सकता है कि गुड या सर्विस जो बनी हो वो 1200 की बनी हो। अब एक बात समझनी है यहाँ पे, मैम सर्विस तो आई थी 1000 की, काम तो 1000 के बराबर हुआ था, मैम 1200 का कैसे हो गया यहाँ पे? भाई रॉ मटेरियल भी तो हो सकता है, 200 का रॉ मटेरियल भी तो यूज हो सकता है। रॉ मटेरियल तो हाउस होल्ड ने प्रोवाइड नहीं किया होगा, क्यों? चलो बताओ, याद करो कि रॉ मटेरियल क्यों नहीं प्रोवाइड किया होगा हाउस होल्ड ने? क्या हाउस होल्ड का काम प्रोडक्शन करना है? हाँ, हाउस होल्ड का काम प्रोडक्शन करना है? नो। जब हाउस होल्ड का काम प्रोडक्शन करना नहीं है तो वो इनपुट में एंगेज क्यों होगा? वो आगे चीजें क्यों प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड से गया 1000 का, जो फिनिश्ड गुड बना या जो वैल्यू एडिशन हुई वो भी हुई 1000 की। ये बाकी का जो 200 है ये किसी और प्रोड्यूसर से आया है। दिस इज द फ्लो बिटवीन वन प्रोड्यूसर टू सेकेंड प्रोड्यूसर। इसको हमने यहां पे नहीं लेना होता। हम कौन सा प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर फ्लो देख रहे हैं? एक प्रोड्यूसर है, वो कोई ऐसा गुड बनाता है जो कि फाइनल गुड के लिए यूज नहीं होता है। किसके लिए यूज होता है? रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। तो ये प्रोड्यूसर ने किसी और प्रोड्यूसर से लिया है। हाउस होल्ड कभी भी रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करता। आपने कब पढ़ा कि हाउस होल्ड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है? कभी नहीं करता। हमें पर इससे लेना देना है ही नहीं है कि प्रोड्यूसर से कितना आया। क्यों मैम? इससे लेना देना क्यों नहीं है? जब हम इस गुड को बेचेंगे तो मिलेगा तो 1200। 1200 में 200 का क्या करेंगे बताओ? तो ये तो आया और गया, बात खत्म हो गई, इसका तो रेलिवेंस खत्म हो गया। ये बाकी का 1000 किधर जाएगा? बाकी का 1000 किधर जाएगा? हाउस होल्ड के पास जाएगा। हुआ ना फ्लो कंप्लीट। 1000 आपकी सर्विसेज आपने मुझे दी, मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए। 200 में आपको एक्स्ट्रा क्यों दूं जब आपने मेरे लिए 200 का काम ही नहीं किया? मैं आपको 1200 थोड़ी दूंगी। आपने मेरे लिए कितने का काम किया था इंक्लूडिंग प्रॉफिट? इंक्लूडिंग प्रॉफिट मैंने ऊपर लिख दिया कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा से प्रॉफिट नहीं आएगा। आप ये मत बोलिएगा कि 1000 का 1200 इसलिए बना क्योंकि 200 में प्रॉफिट है। समझ में आता है? 200 रॉ मटेरियल का है, लेकिन आपने मेरे लिए 1000 का काम किया तो मैं आपको 1000 ही दूंगी। गुड कितने का बनके तैयार हुआ है? 1200 का, ठीक है। अब यहां पे हम ये कहते हैं कि जो पैसे आएंगे उसमें से अगर 200 रुपए रियलाइज होएगा तो मैं किसको दूंगी? किसको दूंगी मैं? प्रोड्यूसर को, ठीक है। ये नॉन रेलिवेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम प्रोड्यूसर का भी फ्लो बीच में घुसा देंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर का भी फ्लो इसमें घुसा दोगे, दिस विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि फिर आपकी अमाउंट्स मैच नहीं करेंगी यहाँ पे।
कि कहाँ से कितना आया, पेमेंट कैसे हुई, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ उसी अमाउंट को काउंट करते हैं। आपने मेरे को कितने की सर्विस दी, मेरे को किसी और से क्या मिला क्या नहीं मिला, दैट इज नॉट रेलिवेंट हेयर। फिर अमाउंट्स की गड़बड़ाहट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट बताओ क्या होएगा। ये 1000 रुपए का क्या करोगे, ये 1000 रुपए का क्या करोगे, इधर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दोगे, खत्म, फ्लो खत्म। इसके पास दोबारा से 1000 रुपए आ गया और ये फिर से काम शुरू करेगा और ये मूवमेंट्स चलती रहेंगी। अगर हम यहीं से देखें तो हमारे पास कुछ 3 तरीके की फ्लोज निकल के आ रही हैं। सबसे पहले कौन सा, प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन, या वैल्यू एडिशन, क्योंकि हमें तो इससे लेना देना है ना, कितने का काम बढ़ा है, रॉ मटेरियल से तो हमें लेना देना है ही नहीं है। हमें क्यों नहीं रॉ मटेरियल से लेना देना, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर मूवमेंट हुई है, इसीलिए हम बाद में भी इसको माइनस कर देते हैं अपने फॉर्मूला में भी, ठीक है। सेकंड क्या जनरेट हुआ था, हाउस होल्ड लेवल पे क्या जनरेट हुआ था, इनकम। एंड थर्ड क्या हुआ था, और अगर आप यहाँ पे देखोगे इन 2 सेक्टर फ्लो ये तीनों बराबर हैं। जितने की प्रोडक्शन में, जितने की वैल्यू एडिशन हुई उतनी ही इनकम जनरेट हुई, उतने का ही एक्सपेंडिचर हुआ। एंड दिस इज अ मेन बेस फॉर योर नेशनल इनकम। आप इस फ्लो को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव रियल फ्लो, वी हैव मनी फ्लो, ओके। एंड सर्कुलर फ्लो का मतलब मैंने आपको बता दिया, 3 फेजेस हमने कर लिए एंड 2 सेक्टर फ्लो हमने कर लिया। एंड मेन यहाँ पे अब अगला क्या आता है, 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल सिस्टम, बाकी का सारा सेम। एक्स्ट्रा क्या होएगा, हम दोनों के बीच में यहां पे एक बैंक आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इनकम दी, आपने पूरा पैसा खर्च नहीं किया। आप जब मेरे से गुड्स खरीदते हो तो आपने कम पैसे के खरीदे, आपने अपने पास कुछ क्या कर लिया, सेव कर लिया। वो सेव किया हुआ पैसा आप लीकेज नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आता है वर्ड लीकेज का मतलब क्या होता है, आप इकोनॉमी में से पैसा नहीं निकालेंगे। अगर आपने पैसा निकाल दिया तो दैट इज टर्म्ड एज लीकेजेस, लेकिन हम कहते हैं हम वो पैसा बैंक में सेव करेंगे। दिख रहा है सबको, बैंक में सेव करेंगे। एंड हम क्या लेते हैं बैंक से, बोरोइंग। सिमिलरली जो आपके पास, सॉरी आप यहां से कम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर का देखेंगे तो ये भी अपना पैसा सेव करता है और ये आगे क्या करता है, बैंक से क्या लेता है, बोरिंग। बेसिकली ऐसा हो रहा है, एक बार देखिएगा, यहां से सेविंग आई, हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग आई फाइनेंशियल सेक्टर के पास, आगे क्या गया, बोरिंग। ऐसे पैसा चैनलाइज होता है। मान लो हाउस होल्ड सेक्टर के पास खुद के पास ही पैसे नहीं है तो क्या होगा, और वो हमसे लोन मांग रहे हैं, क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर सॉरी प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, सेव किसके पास, फाइनेंशियल सेक्टर के पास। और फाइनेंशियल सिस्टम के पास जब पैसा आ जाएगा तो वो हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा देगा। मुझे एक बात बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर किस पर्पस के लिए बोरोइंग करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। कोई एग्जाम्पल दीजिए, कौन सी होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई कार खरीदनी है, कोई हाउस खरीदना है, मतलब ये दोनों चीजें फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो है नहीं है, बात समझ में आती है। एंड इसी को अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में बढ़ा दें, बाकी का सारा सेम, सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे क्या देखना है, एक एक करके आपको याद करना है, हाउस होल्ड एंड सरकार के बीच में क्या मूवमेंट्स होती हैं। हाउस होल्ड सरकार को ट्रांसफर पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इट्स नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में करता है, क्योंकि जो टैक्स हाउस होल्ड पे करता है वो आगे किसी के ऊपर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट भी कोई ट्रांसफर पेमेंट करती है क्या हाउस होल्ड को, ये सब्सिडीज, तो दोनों तरफ से मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स, ये हो गया ट्रांसफर। आप लोग सरकार को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, आप लोग सरकार को फैक्टर सर्विसेज देते हैं या नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सरकारी एम्प्लॉयज नहीं होते हैं क्या लोग, तो वो फैक्टर सर्विसेज तो दे रहे हो। और कई लोगों ने अपनी लैंड सरकार को दी होती है, बहुत लोगों ने दी होती है। अच्छा आपने देखा होगा बैंक्स, कई बार किसी की लैंड फ्री पड़ी होती है तो उस पर बैंक्स खुले होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स खुले होते हैं, तो आपने अपनी ज़मीन ही तो दी है, आपको उसके बदले में क्या आएगा, रेंट। और सरकार क्या कर रही होगी, सरकार प्रोडक्शन ही तो कर रही है सर्विसेज की उस ज़मीन पे,
उसके बदले में सरकार आपको क्या देगी? फैक्टर सर्विसेज के बदले में सरकार आपको क्या देगी? फैक्टर पेमेंट देगी। तो ये 4 फ्लोस कंप्लीट हो जाते हैं। सिमिलरली मेरे में और सरकार में क्या मूवमेंट्स होंगी? मैं टैक्स दूंगी विच इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सरकार मुझे सब्सिडी देगी। एंड और क्या होगा? क्या मैं फैक्टर सर्विस दूंगी सरकार को? नो, मेरे पास है ही नहीं है फैक्टर सर्विस। कोई चीज देने के लिए मैं बोलूं, मैं तुम्हें बोल दूं यार चल ये रूम तेरा, ठीक है, आज से ये हियॉन तेरा, ठीक है, मैं कर ही नहीं सकती, मेरी अथॉरिटी ही नहीं है। व्हाई नॉट? बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दीज थिंग्स। जिस बंदे के पास ओनरशिप नहीं है वो उसको आगे रेंट पे कैसे देगा? अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास फैक्टर सर्विसेज है ही नहीं है, बिकॉज फैक्टर सर्विसेज का ओनर कौन होता है? हाउस होल्ड होता है। मैं कैसे दे दूं जिस चीज की मैं ओनर ही नहीं हूं? मैं फैक्टर सर्विसेज नहीं दूंगी। मेरे पास फिर क्या है सरकार को देने के लिए? भाई मेरे पास गुड्स बने पड़े हैं, मैं सरकार को बोलूंगी मेरे से गुड्स खरीद ले, तो सरकार मुझसे गुड्स खरीदेगी और उसके बदले में सरकार मुझे क्या देगी? पेमेंट। ठीक है। अच्छा, सरकार और बैंक के बीच में कुछ होएगा? यस, सरकार अपना पैसा सेव कर सकती है और बैंक से लोन ले सकती है। बहुत इजी है। ठीक है, ओके। एंड व्हाट्स इन 4 सेक्टर इकोनॉमी? बाकी का सारा सेक्टर सेम है, नीचे वाला जो छोटे वाला है। अब आप एक एक करके देख सकते हैं। हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर में क्या लेना देना है? हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर में आप हाउस होल्ड सेक्टर हो, ये बाहर वाला फॉरेन सेक्टर है। इसमें सबसे पहले क्या होएगा? आप इंपोर्ट्स करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। आप सामान मंगवा सकते हो, नॉट ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल क्या करना है? आप किस चीज की इंपोर्ट करवाओगे? फिनिश्ड गुड की। रॉ मटेरियल की जरूरत तो मुझे पड़ सकती है, आपको थोड़ी पड़ेगी। रॉ मटेरियल तो उस बंदे को चाहिए जिसने आगे क्या करनी हो? प्रोडक्शन। आपने तो प्रोडक्शन ही नहीं करनी। ठीक है, तो आप इंपोर्ट करोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले में आप रॉ को क्या दोगे? पेमेंट। एक पहले कंप्लीट करना है, अगर बनाने के लिए आ भी जाए, आप उसके बदले में पेमेंट करोगे। अच्छा, आप बाहर कोई फैक्टर सर्विसेज देते हो क्या? हाँ देते हैं। उसके बदले में हमें क्या आएगी? फैक्ट्री इनकम आएगी, रेमिटेंसीज आएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर मेरे में और रॉ में क्या होएगा? मैं इंपोर्ट करूंगी, रॉ मटेरियल का भी कर सकती हूँ एंड फिनिश्ड का भी कर सकती हूँ, लेकिन फॉर रीसेल पर्पस। इनपुट्स का भी कर सकती हूँ, मशीन का भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिनिश्ड गुड को भी मंगवा सकती हूँ रीसेल के लिए। आपको याद होगा इंटरमीडिएट गुड हर वो गुड है जिसमें वैल्यू एडिशन बाकी है, और वो किसी भी तरीके की वैल्यू एडिशन हो सकती है। याद है आप लोगों को? ठीक है। एंड आफ्टर दैट और क्या होगा? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कि मैं एक्सपोर्ट भी कर सकती हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि उसके पास कौन सा गुड्स बने पड़े थे? मेरे पास तो गुड्स बने पड़े हैं, तो इंपोर्ट भी होगा एक्सपोर्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट्स इट। ये हो गया आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? ओके। ये हम सर्कुलर फ्लो पढ़ क्यों रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ताकि हमें ये समझ में आए कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस कितनी है। आप कभी भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि यार हाउस होल्ड सेक्टर अकेला चल पड़ेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर अकेला चल पड़ेगा। किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, फ्लो कैसा हो रहा है, स्ट्रेंथन्ड है, वीकेंड है, तो आपको इससे ये सब चीज़ें पता चलती हैं। 2 तरीके के कंसेप्ट एक्स्ट्रा हैं, वन इज लीकेज एंड वन इज इंजेक्शन। लीकेजेस हर वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमी से पैसा निकालती हैं, इंजेक्शंस हर वो चीज़ें जो इकोनॉमी में पैसा दोबारा डालते हैं। 2 छोटे कंसेप्ट्स और कौन से थे? वन इज स्टॉक एंड अदर इज फ्लो। स्टॉक वो चीज़ है जो आप ड्यूरिंग टाइम नहीं काउंट करते, एट अ पॉइंट काउंट करते हो। फ्लो हर वो चीज़ है जो आप किसी पीरियड के दौरान काउंट करते हो, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग एन आवर, ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अगर आप स्टॉक की बात करो तो आप बात करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स ध्यान देनी होंगी। देखो, वेल्थ मेनली जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर आती है, नेशनल वेल्थ एंड नेशनल इनकम। नीचे डिफरेंस दिया है, ये रहा, नेशनल वेल्थ एंड नेशनल इनकम। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया, माय नेटवर्थ, तो वो रुकी हुई है। ठीक है। इनकम क्या है? इनकम रनिंग कंसेप्ट है, बढ़ता रहता है, क्योंकि अभी आपने बात की कि सर्कुलर फ्लो चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो अगर फ्लो चल रहा है तो प्रोडक्शन होती रहेगी और इनकम भी जनरेट होती रहेगी। तो दैट इज अ विच फ्लो? दैट इज स्टॉक और फ्लो। फ्लो। एंड
नेक्स्ट चैप्टर में आता है आपके पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड, जिसमें कि सबसे पहला क्या आता है, गुड्स। क्योंकि आपने अभी बात की प्रोडक्शन में, जब हम फर्स्ट फ्लो कर रहे थे कि प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर गुड्स को बनाता है, सर्विसेज को बनाता है, तो कौन से गुड्स, ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, एक बार देखिए, गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं ये बताइए पहले। दो तरीके की बेसिक क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास आता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड दूसरा आता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स सिंपल, सबसे इजी तरीका इसको पहचानने का, सम वैल्यू एडिशन इज पेंडिंग। कोई भी वैल्यू एडिशन पेंडिंग है और वो किसी भी तरीके से, कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं वैल्यू एडिशन के, या तो प्रोडक्शन के थ्रू या रीसेल के थ्रू। या तो अभी वो कच्चा है, ठीक है, या पका हुआ है लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आगे रीसेल करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे, एक प्रोडक्शन के थ्रू, दूसरा रीसेल के थ्रू। अब देखो, अगर तुम थोड़ा ध्यान दो, ये दोनों काम किसके हैं, कौन से सेक्टर के हैं? ये दोनों ही काम किस सेक्टर के हैं, हाउस होल्ड के हैं या प्रोड्यूसर के हैं? इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड का यूज सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर ही करता है। प्रोडक्शन भी प्रोड्यूसर करेगा, रीसेल भी प्रोड्यूसर ही करेगा, हाउस होल्ड ने तो रीसेल करनी नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, एनी वैल्यू एडिशन नीड्स टू बी डन। ठीक है, पहली बात। फाइनल गुड कौन सा गुड होता है? नो वैल्यू एडिशन, कोई भी वैल्यू एडिशन पेंडिंग नहीं है, नो वैल्यू एडिशन। इतनी बात समझ में आती है? अब यार ऐसे कौन से बंदे हैं जो फाइनल गुड्स को यूज करते हैं? जब भी हम बात करते हैं तो पहले इंस्टेंस में दिमाग में आता है मैम कंज्यूमर फाइनल गुड को यूज करता है। मैं कहती हूँ नहीं, दो जने यूज करते हैं फाइनल गुड को, प्रोड्यूसर भी कर सकता है एंड हाउस होल्ड भी कर सकता है। ये कैसे हो गया मैम? प्रोड्यूसर फाइनल गुड को कैसे यूज करेगा? क्यों? प्रोड्यूसर मशीन्स नहीं यूज करता, कैपिटल गुड नहीं यूज करता प्रोड्यूसर। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स को यूज करता है, हमने मशीन खरीदी, हमने उसको फर्दर प्रोडक्शन में काम में लेके आए, हमने उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं की, तो दैट इज अ फाइनल गुड फॉर प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड भी बड़े तरीके के फाइनल गुड्स खरीदता है, इसमें चार आते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड लास्ट आर सर्विसेज। बस आपको ये ध्यान रखना है। सो दीज आर द टाइप ऑफ गुड्स। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं मैम? व्हाट आर इंटरमीडिएट, व्हाट आर फाइनल, क्या जरूरत पड़ी है मैम? क्योंकि हम अपनी नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं। फाइनल गुड्स में ऑलरेडी किन गुड्स की वैल्यू एडेड होती है? इंटरमीडिएट की वैल्यू एडेड होती है। ओके, अब ये आता है, हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती हैं, आप ग्रॉस ले सकते हो या आप नेट ले सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट मैम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है विदाउट टेकिंग अकाउंट डिप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड की बात करती हूं मैं, इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि शुरू से लेके अब तक कितनी की है, नो। आपके पास साल में शुरू में 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, लेकिन साल के एंड तक आते आते 1,25,000 का हो गया कैपिटल गुड्स का स्टॉक। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी और इन्वेस्टमेंट की है, कितनी एडिशन की है? किस में एडिशन की है पहले ये बताओ? 1 लाख में। जो शुरू में पड़ा था उसमें क्या चेंजेस किए? ये जो शुरू में पड़ा था, दिस इज नोन एज के, कैपिटल। आप बैलेंस शीट में लिखते नहीं ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, आप वर्ड कैपिटल यूज करते हो ना।
आप लिखते हो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, आप लिखते हो कभी नहीं? जो आपके पास सारी चीजों का टोटल पड़ा होता है आप उसको कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हो। तो आपके पास जो शुरू में पड़ा है दैट इज नोन एज कैपिटल, जो ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हो रही है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, एंड चेंज इन कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, और एंड में वो टोटल कैपिटल बना देगा आप लोगों की। सो इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल। और अगर हम चलें तो अगर हम ये इन्वेस्टमेंट वर्ड की बात करें, इन्वेस्टमेंट काम किसका होता है? प्रोड्यूसर का। क्या हाउस होल्ड कभी इन्वेस्टमेंट करेगा? नो मैम, हाउस होल्ड का काम इन्वेस्टमेंट करना है ही नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। प्रोड्यूसर, बेटा याद रखो कि वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो डायरेक्टली उसको एज अ इन्वेस्टमेंट तरीके से नहीं खरीदता। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैम जो हाउस वाला केस होता है जो हम एक्सपेंडिचर मेथड में करते हैं, जब हम रेजिडेंशियल हाउसेस की बात करते हैं दैट इज काउंटेड इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये हम बड़ी क्लियरली बताते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं खरीदा था घर को, लेकिन लैंड की एक ये प्रॉपर्टी है कि जब आप खरीदते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जब आप बेचोगे तो आपको ज्यादा फेच करके देगी। तो ये ड्यूरिंग द ईयर जो आपको पैसा मिला है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ यार आपने किसी कैपिटल एसेट में लगाया था लेकिन आपने वहां से कोई प्रोडक्शन नहीं की, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, दैट इज नॉट काउंटेड हियर। इन्वेस्टमेंट का काम इन्वेस्टमेंट करना हमेशा 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 सिर्फ प्रोड्यूसर का काम होता है, सरकार का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे अभी 2 सेक्टर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ प्रोड्यूसर का नाम लेते हैं। आपको ADES में भी 2 सेक्टर इकोनॉमी ही कवर्ड है इसलिए हम ज़्यादा प्रोड्यूसर का नाम लेते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर कौन सी 2 तरीके की चीज़ों पे खर्चा करता है? बताओ कौन सी 2 तरीकों की चीज़ों पे खर्चा करता है? या तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदेगा या रॉ मटेरियल या स्टॉक खरीदेगा। तो जो तो वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदेगा उसको बोलेंगे ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एंड जो वो स्टॉक पे खर्चा करेगा उसको बोलोगे चेंज इन स्टॉक। ना वाई चेंज इन स्टॉक? क्योंकि जो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट थी, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, उसको इस साल में थोड़ी ऐड करोगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला चेंज इन स्टॉक का? माइनस ओपनिंग। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्यों माइनस किया ओपनिंग स्टॉक को? ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, मतलब वो तो लास्ट ईयर खर्चा किया होगा, इस साल थोड़ी लोगे, आपको तो इस साल का चाहिए खर्चा सारे का सारा। अब ये कहते हैं कि क्यों ये वाली चीज के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? वाई ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? ओके टेल मी, इस पे इन्वेस्टमेंट करनी क्यों जरूरी है? इन दोनों पे बात कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने एसेट्स नए नहीं खरीदे तो तुम्हारी जो प्रोडक्शन है वो इंटरप्ट हो जाएगी। और ये तो एक बंदे की बात कर रहे हो ना, अगर पूरे देश भर लेवल पे बात करोगे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो GDP पे पूरा इफेक्ट जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्टॉक की बात करें, हम चेंज इन स्टॉक के ऊपर क्यों बात करते हैं? कारण क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जब हमें गुड्स की ज़रूरत है, जब हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, हमारे पास गोडाउन में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, हमें बिल्कुल उस टाइम पे जाके हाई कॉस्ट पे चीज़ें ना परचेज करनी पड़े। इसलिए हम देखते हैं कि इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है या इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ओके ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट बेटा? सिर्फ डेप्रिसिएशन का। इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट इट विल बी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होती है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। सबसे पहली बात, हर बंदे को पता है कि यार ये तो होना ही होना है, फिक्स्ड एसेट खुद भी अंदर ही अंदर खाए जाएंगे। दिस इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट्स नॉट कैपिटल लॉस, इट्स नॉट कैपिटल लॉस, इट इज नॉट लॉस। डेप्रिसिएशन इज नॉट लॉस। अब डेप्रिसिएशन को P&L में कहाँ डालते हो? चलो थोड़ी अकाउंट्स की भी बात कर लें। कहाँ डालते हो? बैलेंस शीट में डालते हो, P&L में डालते हो? P&L में डालते हो। P&L की कौन सी साइड पे डालते हो? डेबिट साइड पे डालते हो। डेबिट साइड पे क्या आते हैं? P&L के एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर तुम कहीं उसको एक्सपेंस में डाल रहे हो, वो चार्ज होता है एक तरीके का ऑन द एसेट्स, ठीक है। तो अगर तुम वहां पे डाल रहे हो और अगर तुम बैलेंस शीट में नहीं लेके जा रहे, मतलब इट्स नॉट लॉस। अगर कोई ह्यूज लॉस हुआ होता है तो तुम बैलेंस शीट में ट्रीट करते हो उसको। तो इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन तो पता ही है कि हर साल होनी ही होनी है,
इट्स नॉट कैपिटल लॉस, ये फिक्स्ड एसेट्स का खुद ही अंदर खाए जाना है, दिस इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है दैट आर कॉजेज, ये एमसीक्यू में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या क्या कॉज है। फर्स्ट वन ये तो है कि यार यूज कर रहे हो उस चीज को, दूसरा ये है कि एक्सपेक्टेड है यूज के अलावा क्या कि यार टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, तो जो हमारे पास पुरानी चीज है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। डेप्रिसिएशन मीन्स इन एनी वे फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इन एनी वे, चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण है, चाहे चेंज इन डिमांड पैटर्न के कारण है, चाहे यूजेज के कारण है, चाहे विद द पैसेज ऑफ टाइम का कारण है, कुछ भी है। ओके, कंटिन्यूस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन डिमांड, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने बोल दिया यार जो तुमने असेट लगाया ना ये पोल्यूशन बड़ा क्रिएट करता है, ठीक है, इसको चेंज करो। अब उसको अगर मैं मार्केट में बेचने भी जाऊंगी कोई नहीं लेगा, वो कहेगा यार ये तो पोल्यूशन बड़ा क्रिएट करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि पोल्यूशन क्रिएट करने वाला एसेट नहीं लगाना है, वैल्यू गिर गई पड़े पड़े, समझो बात को, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है, पड़े पड़ी चीज पुरानी होगी, जंग लग गई, ठीक है, यूज नहीं किया, नो यूजेज, फिर भी डेप्रिशिएट हो गई, हो सकता है। कब होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये कुछ नाम है डेप्रिसिएशन के, क्या क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन। कैपिटल कंजम्पशन में ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको। इसको पूरा करने के लिए जब आपको पता है कोई चीज एक्सपेक्टेड है, देखो बड़ी सीधी सी बात है कि यार एक दिन ये एसेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अगर हमने इस चीज को रिप्लेस करने के लिए प्रोविजन नहीं बनाई तो एकदम से लाखों रुपए इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसके लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं एंड दैट इज प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ पिगी बैंक। किसी को पैसा देना नहीं है, मुझे पता कि यार मेरा ये खर्चा आने वाला है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी थोड़े दिन के बाद पिगी बैंक में पैसा डालना शुरू कर दिया। दैट पिगी बैंक को अगर हम अकाउंटिंग टर्म में बोलें दैट इज अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हम अपने बिजनेस में से हर साल 10,000 रुपया निकाल के उस अकाउंट में, उस पिगी बैंक में डाल देते हैं। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 1 लाख इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे थोड़ी किया किसी को, 1 लाख इकट्ठा हो गया। अब मेरे को पता है मेरा एसेट भी 1 लाख का आना है, क्या मैं इजीली रिप्लेस कर पाऊंगी? यस, दिस इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगर ना बनाया जाता डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तो क्या होता? तो ये आपको लिखना है, ये वर्ड जरूर मेंशन करना है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। बताओगे कैसे? इकोनॉमिक स्लो डाउन तो एक ही तरीके से होती है जब प्रोडक्शन ठप हो जाए। अगर कोई भी बंदा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ना बनाए, डीआरएफ मेंटेन ना करे, हर बंदे की मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, पुरानी हो गई, पैसे हैं नहीं नया एसेट लेके आने के लिए, तो क्या होगा? प्रोडक्शन रुक जाएगी, एक की रुकेगी, दूसरे की रुकेगी, तीसरे की, देखा देखी सबकी रुक जाएगी और इकोनॉमी स्लो डाउन। एंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमारे पास एक क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जो पता नहीं है, किसको पता होता है कि फ्लड आने वाला है? किसी को नहीं। तू भगवान के पास जाना, जाके पूछेगा, है कहता भगवान को, भगवान तेरे को आके बताता है आज तू ठीक नहीं है यार। फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर या कोई अनफोर्सिन फैक्टर्स लाइक वॉर, लाइक थेफ्ट, इन चीजों के लिए बेटा कभी भी प्रोविजन नहीं बनती है, ठीक है। इन स्टेट ऑफ प्रोविजन क्या होता है? इंश्योरेंस। क्लियर? ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए कुछ कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। अंदर रख दे, तेरे से ज्यादा मेरे को जल्दी है। हाँ, क्या हो रहा है? इतनी भी नहीं करना, आज यही वाला करेंगे बस, डेफिनेशंस वाला, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको कवर करनी है दैट इज ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन बोलती है, यार ये तो ये बड़ा तंग करता है, इट इंक्लूड्स
value of final goods and services produced in domestic territory in an accounting year। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन नेशनल इनकम की जो बोली जाती है, दैट इज इट इंक्लूड्स फाइनल वैल्यू ऑफ, मनी वैल्यू बोल सकते हो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये मेन मुद्दा है बस, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे पहले तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इसके कैलकुलेशन में यू विल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट भी ले लोगे, फाइनल भी ले लोगे, तो दैट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो कि आप वैल्यू एडिशन मेथड में भी करते हो, ठीक है, वो हम करेंगे हालांकि। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है देखने वाला वो ये है, जब आप डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हो ना, इट इज इररेलेवेंट हु इज अर्निंग इट। अपना बंदा अर्न कर रहा है, कोई बाहर से आया हुआ बंदा अर्न कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट विल बी इंक्लूडेड। लेकिन शर्त क्या है कि वो इनकम तुम्हारी डीटी में होनी चाहिए। समझ रहे हो? प्लेस इज रेलिवेंट। D for domestic income, how to learn? D for domestic income, D for domestic territory. When you are talking about domestic income, so what is relevant? It is domestic territory. When you talk about national income, it is not relevant where you are earning. What is relevant? Who is earning? Person is important. Here place is important, here person is important. When you are calculating national income, तुम्हारा खुद का बंदा होना चाहिए, कोई बाहर वाला नहीं। वो चाहे तुम्हारी टेरिटरी में अर्न कर रहा है, चाहे किसी और के देश में अर्न कर रहा है, बंदा तुम्हारा है बस। अब फिर पॉइंट आता है, मैम व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड व्हाट आर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स। डोमेस्टिक टेरिटरी को याद करने का तरीका, डोमेस्टिक टेरिटरी दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो। फर्स्ट क्या? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई परमिशन ना लेनी पड़े, तुम्हें देश में घूमने के लिए, इंडिया में घूमने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। इट मीन्स दिस इज योर डीटी। और इंडिया में रह के भी किसी किसी जगह पे जाना मना है, ठीक है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है हमारी, तब भी वो तुम्हारी डीटी का पार्ट है। आइदर है, अगर दोनों नहीं है फिर वो तुम्हारी डीटी का पार्ट नहीं है। लाइक यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स, कोई और देश की एम्बेसी, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम यूएनओ, WHO वगैरह लेते हैं, उनकी कोई ब्रांच है जहां पे तुम्हें जाना अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरा, ना ही तुम्हारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसमें से कोई भी चीज आ जाएगी, ठीक है, तो डीटी है। डीटी डजंट मीन्स ओनली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की इंडिया का नक्शा है सिर्फ उसके अंदर अंदर डीटी है, बल्कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी डीटी का पार्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स में डीटी डजंट मीन्स इंडिया का मैप। इकोनॉमिक्स में डीटी मीन्स फ्री मूवमेंट और गवर्नमेंट का कंट्रोल, कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी आउटसाइड योर ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑल्सो। कनाडा में इंडियन एम्बेसी है, वहां पे फ्री मूवमेंट तो चलो नहीं है, लेकिन हमारे देश का तो कंट्रोल है ना, दैट विल बी काउंटेड इन डीटी। व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम, तो आप ये देखोगे ये हमारी डीटी का पार्ट है या नहीं है, दैट्स इट। क्योंकि इस पे केस स्टडीज आने के चांसेस हैं 6 नंबर में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स। Who are normal residents?
दो कंडीशन, लेकिन मुद्दा ये दोनों की दोनों पूरी करनी है। पहला, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि आपका अर्निंग, आपका स्पेंडिंग, आपका एक्यूमुलेशन, एवरीथिंग उसी देश में हो। एंड है इसमें 1 साल से ज्यादा रहा हुआ हो। इसमें अब बहुत कंफ्यूजन है अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो, लेकिन उसको ना दूर करने के लिए मैंने आपको सिंपल सी एक चीज बताई हुई है। आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन में ये बताया हुआ होता है कि बच्चा गया कनाडा में और 1 साल से ज्यादा रह लिया, एंड वी एज्यूम कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही होगा। कैसे एज्यूम किया? दिस कंडीशन इज नॉट इम्प्लाइड वन। अपने आप नहीं मानना जब तक नहीं बताया हुआ। बॉर्डर वर्कर्स हैं, शिप्स पे काम कर रहे हैं, इधर उधर जाते आते रहते हैं, 1 साल से ज्यादा रह लिए, फिर क्या हो गया? टूरिस्ट है, स्टूडेंट्स हैं, 1 साल से ज्यादा अगर दूसरे देश में रह लिया फिर भी वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं होगा। वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा जहां से वो गया है, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता। लेकिन जो WHO या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन आपकी बुक्स में लिखी जाती है कि मानो इन UNO या WHO में कोई एम्प्लॉय था, ठीक है, और वो इंडिया में उसकी कोई ब्रांच है WHO या UNO की, और वो इंडिया में वो एम्प्लॉय 1 साल से ज्यादा रह लिया, तो वी विल एज्यूम कि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। वेरी सिंपल, बस इसको एज इट इज ऐसे याद करना है आपको। बात समझ में आती है? ये देखो एक बार आपको दिखाऊं मैं। सबसे पहले इन्होंने डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन दी है, फिर नॉर्मल इंटरेस्ट की। नॉर्मल इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड दूसरा क्या होना चाहिए? 1 साल के लिए ज्यादा रह ले। ओके, कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है? कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है? फॉरेन टूरिस्ट, कोई स्टाफ है एम्बेसी का, कंसल्टेट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आती। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए हमारे पास एक एक्सेप्शन है। क्रू मेंबर्स क्या होते हैं? शिप्स जाती हैं, एयरक्राफ्ट जाते हैं, किसी और देश में थोड़ी देर के लिए स्टे करना पड़ गया, वहां टाइम लग गया, ठीक है, तो क्या वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे? ना। क्यों नहीं? कब तक नहीं माने जाएंगे? जब तक हमें क्या नहीं बताया गया? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप सेम है? नो नो। जो सिटीजनशिप वाला एक क्राइटेरिया है वो हर देश का अपना होता है। दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। वो आप इकोनॉमिक से किसी भी 2 कंडीशंस को पूरा करके नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारी इंडियन की सिटीजनशिप कैसे मिलती है? यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। कनाडा वाले दे देते हैं, उनके पास कुछ उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि बंदा इतने साल से ज़्यादा रह लिया, बंदा PR है, तो उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर देते हैं, आइदर उसका बर्थ वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट की रेजिडेंटशिप, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ओके, DT के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आता है। ओके, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या होता है फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट? फैक्टर पेमेंट जो जिसके बदले में प्रोडक्शन हुई हो, ट्रांसफर पेमेंट जो फ्री की है, ठीक है। सिमिलरली फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब ये क्या है? ये आपके जो एग्रीगेट्स हैं अलग अलग, वो कुछ एग्रीगेट्स फैक्ट्री कॉस्ट पे रहते हैं एंड कुछ एग्रीगेट्स मार्केट प्राइस पे रहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट फैक्ट्री कॉस्ट, इसका मतलब इसमें 2 ट्रीटमेंट नहीं हुए जो कि सरकार करती है। इसके अंदर जो आपके फैक्टर्स का खर्चा है वो ऐड हुआ है। कौन कौन सा? लैंड वेजेस, रेंट वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो हुआ पड़ा है, ठीक है। उसको ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट बन गई है कि इतना यार हमारा खर्चा हुआ है। अगेन रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे नहीं लेना है, हम लोग नहीं लेते हैं, बिकॉज वो प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट 2 ट्रीटमेंट्स करती है, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करती है एंड सब्सिडी को माइनस करती है। इसका मतलब क्या है? हमारे प्रोडक्ट को जो भी बनाने का खर्चा हुआ है उसमें अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो वो चीज की कॉस्ट को बढ़ा देगा, और अगर हमें सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है वो चीज की कॉस्ट को कम कर देगा। इसलिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट FC टू MP, तो आप इन 2 चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे, एंड इन दोनों चीजों की अगर आप नेटिंग कर दें तो दैट बिकम NIT। NIT की फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, एंड अगर आप MP से FC पे जाना चाहते हैं तो
माइनस NIT, FC MP, FC से MP पे जाना है तो कुछ बढ़ेगा, MP से FC पे जाना है तो कुछ गिरेगा। क्या किसका ट्रीटमेंट होना है? NIT का ट्रीटमेंट होना है। ओके, एंड आई थिंक लास्ट में आपके पास NFIA है। देखो NFIA को बड़े आराम से समझना है। NFIA का मतलब ये है आपके पास कि दो कंट्रीज हैं, ओके, मान लो दिस इज इंडिया एंड दिस इज गोली मान लो, ठीक है, ये, और यहां पे मान लो 5 लोग थे एंड यहां पे 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और ये जो 5 के 5 लोग रह रहे हैं ये DT ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा आउटसाइड DT नहीं है, हमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं थी, ये DT ऑफ US से रह रहे हैं। ठीक हो गई बात। चलो, जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने लगे इंडिया की, कितने लोगों की इनकम लोगे आप? 5। जब आप USA के लोगों की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने लगे तो आप कितने लोगों की इनकम? 4 हो गया। अब ये कहता है यार हमें नेशनल इनकम दो। जब तो हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की तब तो हमने देखा नहीं कि इन 5 लोगों में हमारे लोग हैं सारे या किसी और देश के भी हैं, बस हमने देखा था हमारी जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, बहुत है। जब हमने USA की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की थी तब हमने नहीं देखा, USA वालों ने नहीं देखा कि ये 4 के 4 लोग हमारे थे या नहीं थे, बिकॉज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम पर्सन डजंट मैटर, ओनली प्लेस मैटर्स। लेकिन जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने लगे मुझे पता चला कि इसमें से एक बंदा USA का है, नॉर्मल रेजिडेंट, वो मेरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, उसको भी रहते हुए 1 साल नहीं हुआ, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। एंड जब USA वालों ने देखा तो 2 लोग इंडिया के थे, नॉर्मल रेजिडेंट। अब क्या करें? अब इन दोनों ने आपस में बात की, कहते यार चल डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते टाइम तो तुमने अपने देश की कर ली, मैंने अपने देश की कर ली, भाई अब ना नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रही है, नेशन, पूरा नेशन, सब कुछ ऐड करना है, इंटरनेशनली भी चाहिए। तू ऐसा कर, तू मेरे 2 लोगों की इनकम मेरे को दे दे, मैं 1 बंदे तेरे की इनकम तेरे को दे देता हूं। तो जब हम 5 में से -1 कर देंगे एंड ऐड 2 कर देंगे तो हमारे पास जितने भी लोगों की इनकम आएगी दिस इज नेशनल इनकम, एंड इसमें सिर्फ हमारे लोगों की इनकम होएगी। एंड इस 4 में -2 करेंगे एंड +1 करेंगे। ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, फैक्टर इनकम 1 लोगों की दे दी, 2 लोगों की ले ली, दिस इज NFIA। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों की नेटिंग करोगे इट विल बी NFIA। एंड ये प्लस में भी हो सकती है, ये माइनस में भी हो सकती है, ये 0 में भी हो सकती है। प्लस में तब होएगी, आएगा ज्यादा जाएगा कम, माइनस में तब होएगी आउटगोइंग ज्यादा इनकमिंग कम है, 0 कब? दोनों बराबर हैं। इसके कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस किस फॉर्म में आती जाती है, मतलब जब मैं बाहर पैसे दे रही हूं ये 1 बंदे के या 2 बंदों के ले रही हूं तो किस फॉर्म में मेरे पास पैसा आएगा, क्या फैक्टर इनकम की क्या फॉर्म होगी, क्योंकि 4 है ना हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसका पैसा आ रहा है? तो सबसे पहला तरीका पैसा आने का कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है। नेट वर्ड क्यों लिखा? चलो COE आ भी सकती है, COE जा भी सकती है, तो नेटिंग हो गई, ठीक है। फिर इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से एंड एंटरप्रेन्योरशिप से, इसमें कौन कौन सा आएगा? रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। लास्ट, आपने किसी दूसरी कंपनी में शेयर डाला हुआ है। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब हमारे देश में कोई कंपनी थी जो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन रही थी, उसकी रिटेन्ड अर्निंग दे दी। कोई बाहर वाले देश में कंपनी थी जो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट थी, उसकी रिटेन्ड अर्निंग ले ली। दीज आर द 3 components ऑफ NFIA। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।